बच्चों, आज हम जैसा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शहरी जीवन। लेकिन शहरी जीवन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन सा पार्ट है, क्या चैप्टर है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं इतिहास, कक्षा 11 पार्ट 2, और ये इसका वीडियो का पार्ट है 11। इसके बाद अभी 2 पार्ट और आएंगे। टोटल 13 जो भाग हैं उनमें ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। और इसका नाम है लेखन कला व शहरी जीवन। नाम है लेखन कला व शहरी जीवन। तो ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है शहरी जीवन। इससे पहले हमने दक्षिणी मेसोपोटामिया, मंदिर और राजा, इन सब के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे शहरी जीवन के बारे में। बच्चों, जैसा कि शहरी जीवन की बात जहां तक की जाती है, तो मेसोपोटामिया का एक शहर था जिसका नाम था उर। तो हम लोग अपना जो टॉपिक है उसे उर नगर के उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम समझेंगे कि वहां की परिवार की व्यवस्था क्या थी। तो जैसा कि विभिन्न विवरणों से पता चलता है कि इस सभ्यता में संभ्रांत वर्ग का उदय हो चुका था। हमने इससे पहले पढ़ा है कि व्यापारी हैं नगर में, नगर की व्यवस्था को देखते हैं, वहां की व्यापारिक व्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह संचालित करते हैं। उनके आसपास श्रमिक वर्ग रहता है जो उनके कार्य में मदद करता है। तो इस सभ्यता में संभ्रांत उदय हो चुका था, या फिर यूं कहिए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक संभ्रांत वर्ग था। संख्या में ये बहुत अधिक नहीं थे, संख्या थोड़ी ही थी, किंतु संभ्रांत वर्ग के लोगों की संख्या थोड़ी थी, किंतु धन का अधिकांश हिस्सा इन्हीं के पास था। धन का अधिकांश हिस्सा इन्हीं के पास था। और यह वह वर्ग है जो शहर में रहता है और शहर की सारी गतिविधियों को संचालित करता है, यानी शहर का मूल निवासी समूह। ठीक है, शहर का जो मूल रूप से निवास करने वाला समूह है वो यही है। ठीक, अब इसके आगे हम देखते हैं कि परिवार की संरचना क्या थी। यहाँ के समाज में एकल परिवार को आदर्श परिवार माना जाता था। ठीक, यहाँ का जो समाज था उसमें एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। और एकल परिवार, जैसा कि आप जानते हैं, इसका अर्थ होता है व्यक्ति व उसकी पत्नी और बच्चे, ये होता है एकांकी परिवार या एकल परिवार। लेकिन यहाँ के परिवार में इनके साथ साथ
व्यक्ति के माता पिता भी साथ रहते थे। ठीक, यह थी यहाँ के शहर के परिवार की अवधारणा। एकल परिवार को आदर्श परिवार माना जाता था, यानी कि व्यक्ति की पत्नी, उसके बच्चे और माता पिता, ये इस एक परिवार में होते थे, जिसे एकल परिवार की संज्ञा दी जाती थी। तो अगर प्रश्न आता है कि मेसोपोटामिया के एकल परिवार से आप क्या समझते हैं, तो मेसोपोटामिया का एकल परिवार की आपको बच्चों की इनकी संख्या बतानी है कि इनमें कौन कौन रहता था। एकल परिवार की अवधारणा क्या थी? एकल परिवार की अवधारणा के अंतर्गत व्यक्ति, उसके माता पिता और पत्नी तथा उसके संतान एक साथ रहती थी। यह मेसोपोटामिया की सभ्यता का आदर्श परिवार माना जाता था, या आदर्श समाज का, इस समाज का आदर्श परिवार माना जाता था एकल परिवार। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखेंगे विवाह की परंपराएं क्या थी। शहरी जीवन और विवाह। बच्चों मात्र मेरा थोड़ा सा हल्का हो गया था, इसलिए मैंने सोचा इसको डार्क कर लिया जाए। ठीक, इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा रोकना पड़ा मुझे। तो ये विवाह की क्या परंपरा थी? तो विवाह के लिए वर पक्ष, तो पक्षा हो गया, वर पक्ष अपनी इच्छा प्रकट करता था। ठीक, वर पक्ष जो होता था वो अपनी इच्छा प्रकट करता था, फिर वधु पक्ष से माता पिता इसकी अनुमति प्रदान करते थे। वधु पक्ष, फिर पक्ष हो गया, से माता पिता अनुमति प्रदान करते थे। ठीक, अनुमति प्रदान करने के बाद वर पक्ष उपहार आदि लेकर वधु पक्ष के घर पहुंचता था। उपहार लेकर के घर। ठीक, इस तरह से एक रिश्ता होता था विवाह के लिए। फिर जब विवाह संपन्न होता था, तब प्रक्रिया क्या होती थी? दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा होते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधु पक्ष के लोगों को, वधु पक्ष के लोग वर पक्ष के लोगों को उपहार आदि देते थे। उपहार आदि देते थे। फिर इसके बाद साथ में बैठकर दोनों पक्षों के लोग साथ में बैठकर भोजन करते थे। ठीक, ये भोजन की व्यवस्था वधु पक्ष के घर पर होती थी। और फिर इसके उपरांत मंदिर जाकर दोनों, कौन दोनों? वर और वधु चढ़ावा चढ़ाते थे। मंदिर जाकर दोनों पक्ष, वर और वधु दोनों चढ़ावा चढ़ाते थे, और इस तरह से विवाह संपन्न होता था। और उसके बाद वधु अपने ससुराल आ जाती थी। ससुराल आने से पूर्व उसका पिता, यानी वधु का पिता, दाएं भाग यानी अपनी संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा अपनी पुत्री को विदाई में देता था। ठीक, इस तरह से दाएं भाग की रस्म होती थी। दाएं भाग में एक निश्चित हिस्सा होता है संपत्ति का, क्योंकि कुल संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र होता था।
पुत्र होता था। लेकिन अगर पुत्रियां अपने ससुराल में सुखी जीवन व्यतीत ना कर पाए, उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए, ऐसी स्थिति में यदि वह अपने मायके वापस आके रहना चाहे तो उसके लिए दाय भाग की व्यवस्था की गई थी। दाय भाग में पिता अपने कुल प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अपनी पुत्री को दे देता था, जिसे वह अपने साथ ले जा सकती थी अथवा अपने मायके में छोड़ देती थी। जब कभी उसके साथ विपत्ति जैसी स्थिति होती थी तो वो वापस आके उसको अपने प्राप्त कर लेती थी, क्योंकि ये भी माना जा सकता था, हो सकता है कल को भाई साथ ना दे, अकेला हो जाए व्यक्ति, तो ऐसे में उसका जो दाय भाग का हिस्सा है वो उसकी मदद करेगा जीवन यापन में। ठीक, तो इस तरह से ये समाज था, परिवार था वहां का, और विवाह की परंपरा थी। अब इसके बाद हम एक नगर की व्यवस्था को देखेंगे, नगर का एक उदाहरण पढ़ेंगे। नगर है उर नगर, ये मेसोपोटामिया सभ्यता का एक नगर है। मेसोपोटामिया सभ्यता का नगर है। इस नगर में घरों की खुदाई, जो साधारण घर थे की खुदाई 1930 में हुई। 1930 के दशक में इस नगर के जो साधारण घर, अभी तक क्या है कि अगर कोई टीला दिख गया, कोई मंदिर दिख गया या कोई किला दिख गया, उसकी हम खुदाई करते थे, पिरामिड दिख गया उसकी खुदाई करते थे। लेकिन एक ऐसा नगर है और जहां पर 1930 में साधारण घरों की खुदाई होनी आरंभ होती है। अब इससे क्या पता चलेगा? इससे हमें वहां के आम जनता के जनजीवन के बारे में पता चलेगा, आम जनता अपनी शहरी व्यवस्था को कैसे चलाती थी उसका पता चलेगा, वहां गलियां, नालियां, रोडें, सड़कें जो भी हैं, आवागमन के साधन वो कैसे थे, ये पता चलेगा आम जनता के। ठीक, तो यहाँ पर 1930 में खुदाई आरंभ हुई। इस खुदाई में शहर के अंदर टेढ़ी मेढ़ी गलियां, टेढ़ी मेढ़ी व सक्रिय गलियां मिली। ठीक, टेढ़ी मेढ़ी व सक्रिय गलियां मिली हैं। इससे क्या पता लगता है? इससे पता चलता है कि पहिए वाले साधन वहां पर नहीं आ सकते थे। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें, माल ढोने के लिए कौन प्रयोग में लाया जाता था? तो अनाज के बोरे और लकड़ी के गट्ठर ढोने के लिए गधों का प्रयोग किया जाता था। गधों का प्रयोग किया जाता था। ठीक, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कुछ लोग होते हैं गधों का नाम आते ही अपने अतीत में चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, अतीत में नहीं जाना है। आप उन सब चीजों से अलग होइए। आपको समय असमय उपाधि दे दी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि आप हैं। जो बोरे और लकड़ी के गट्ठर गधों से ढोए जाते थे, वो पैदल चल के आराम से घर तक पहुंचा देते थे। अब इस व्यवस्था को देखकर लगता है कि यहाँ पर नगर नियोजन की व्यवस्था का अभाव था, यानी
नगर नियोजन नहीं था, जबकि इसी के समकालीन एक सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। समकालीन हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता में तो बाकायदा सड़कें हैं, नालियां बनी हैं, यानी व्यवस्थित नगर नियोजन है। नगर को बसाने का एक निश्चित ढंग है, तरीका है, और ऐसा लगता है कि किसी पूर्व योजना के अंतर्गत इस नगर को बसाया गया है। यानी कि इनमें और इनमें, मिस्र की मेसोपोटामिया सभ्यता में और भारत की हड़प्पा सभ्यता में, दोनों में अंतर है। समकालीन तो है लेकिन अंतर है। तो इसीलिए एक उदाहरण जो दिया जाता है कि मिस्र के लोग ही हो सकता है हड़प्पा में आकर बस गए हों, तो ये तर्क यहाँ पर फेल हो जाता है, क्योंकि इनकी व्यवस्था और इनकी व्यवस्था में अंतर है। सिंपल सी बात है, कोई अगर नियोजित नगर में रहने वाला व्यक्ति है, व्यवस्थित नगर में रहने वाला व्यक्ति है, वो आकर जो है दूसरी जगह जाएगा तो व्यवस्थित बनाएगा। अगर वैसी व्यवस्था में नहीं है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ आकर अच्छा कर लेगा। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा करना होता तो यहीं पर कर लेता, क्योंकि समकालीन है ना। तो पहले यहाँ सुधार करेगा कि नई जगह जाएगा तो वहां सुधार कर लेगा। पहले आप जहाँ रह रहे हैं अपने आवश्यकता की चीजें वहां पर जुटाएंगे, या फिर आप 6 महीने बाद जहाँ रहने जाएंगे वहां के लिए पहले वस्तु जुटाएंगे? ऐसा तो नहीं है। तो ये जहाँ रह रहे थे वहां व्यवस्थित नहीं किया, यहाँ आकर कैसे व्यवस्थित हो जाएंगे? तो इसीलिए बताया जाता है कि इनका तालमेल नहीं बैठता है। नगर नियोजन की व्यवस्था का मेसोपोटामिया में अभाव था, जबकि हड़प्पा में व्यवस्थित नगर नियोजन था, और सबसे बड़ी विशेषता ही हड़प्पा की नगर नियोजन व्यवस्था है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और इसका लाभ मिलेगा आप लोगों को। प्रयास करते रहिएगा, संघर्ष मेहनत दोनों चीजें अगर करते रहे आप तो संभव निश्चित ही सफलता मिलेगी और इसका लाभ मिलेगा। जैसी परिस्थितियां चल रही हैं उन परिस्थितियों के अनुसार तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि आप कब जो है क्लास में असेंबल होंगे, क्लास में क्लासेस ले पाएंगे। फिलहाल जितनी सुविधाएं व्यवस्थाएं मुहैया हैं उसके अनुसार हम लोगों को अपना काम करना है, और वही आपदा को अवसर में बदलना है। निश्चित समय है आपके पास, ना कहीं आना है, ना जाना है, ना कोई दबाव है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, खाना पीना है और पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे में आप आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए जब इसके आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जो घर होते हैं, घरों में जल निकासी के लिए नाली है, लेकिन ये नाली केवल छत से आने वाले पानी को इकट्ठा करके हौज तक पहुंचाती है। छत से पानी कहां तक? हौज तक। उसके बाद बाहर कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है जल निकासी की। तो ऐसे क्या पता चलता है? फिर नगर नियोजन एक तरह से इनका फ्लॉप जा रहा है, नगर नियोजन की व्यवस्था बेहतर इनके पास नहीं है। एक कब्रिस्तान मिला है, खुदाई में एक कब्रिस्तान मिला है। इस कब्रिस्तान में पाया गया है कि शासक व जन साधारण की कब्रें हैं, में अंतिम संस्कार किया गया है, दफनाया गया है, तो कब्र है। लेकिन वहां पर खुदाई में अधिकांश घर ऐसे मिले हैं जिनमें घरों में फर्श के नीचे अंतिम संस्कार किया गया है। घरों में फर्श के नीचे अंतिम संस्कार हुआ है। ठीक, इससे यह पता चलता है कि कब्रिस्तान का पूर्ण उपयोग नहीं था और ना ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए कब्रिस्तान में व्यवस्था थी। मृत्यु के बाद व्यक्ति को घर के भीतर ही फर्श के नीचे, जमीन के नीचे खोदकर उसको दफना दिया जाता था, और उसके ऊपर उसकी आवश्यकता की कुछ वस्तुएं रख दी जाती थी कुछ दिनों तक के लिए। उसके बाद वो व्यवस्था भी धीरे से समाप्त हो जाती थी। ठीक, अब कुछ बच्चों के प्रश्न आ रहे थे कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, न्याय व्यवस्था या कानून व्यवस्था कैसे चलती थी। तो आइए उस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि
ये जो है लेखन कला और शहरी जीवन आपका टॉपिक है। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन या वहां के शासकों का उल्लेख नहीं मिला है। जब आप वहां के शासकों के बारे में पढ़ते तब आपको वहां की न्याय व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, जो भी उनकी नीतियां थी वो सब पढ़ने को मिलती, इसीलिए आपको नहीं दिया गया, वो आउट ऑफ सिलेबस है आपके। लेकिन फिर भी एक बार चर्चा कर लेने में कुछ नहीं जाता, हम लोग प्रयास कर लेते हैं। तो जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है वह एक शिलापट है। शिलापट में उल्लिखित नियमों के अनुसार चलती थी। उसका नाम था द कोड ऑफ हम्मुराबी। द कोड ऑफ हम्मुराबी। हम्मुराबी मेसोपोटामिया का एक शासक था जिसने एक कोड तैयार किया था। कोड का मतलब था नियम की संहिता तैयार की थी जिसके अनुसार उसके साम्राज्य की सारी व्यवस्थाएं संचालित होती थी। इसमें 282 नियमों का उल्लेख था। इसमें 282 नियमों का उल्लेख था, यानी हम कह सकते हैं कि इस एक तरह का यह लिखित संविधान था। लिखित संविधान था जो काले पत्थर पर उत्कीर्ण था। जो इसका उत्कीर्णन किया गया था वो एक काले पत्थर पर किया गया था। उसमें 282 नियम, या यूं कहिए कि 282 अनुच्छेद, आज की भाषा में, आसान भाषा में समझेंगे तो 282 अनुच्छेद थे। इन्हीं अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई थी कि किसी अपराधी को क्या दंड मिलेगा, किसके साथ कैसा व्यवहार होगा, सारी व्यवस्थाओं के बारे में इसमें वर्णन दिया गया था, लिखा हुआ था कि क्या होगा। और ये कहाँ लिखा था? एक काला पत्थर था, उसी पर खुदाई करके इन सारी बातों को लिखा गया था। इसकी खोज कब हुई? तो 1901 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर थे जिनका नाम था जैक्यूस। एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे, जैक्यूस दे मार्गन। ठीक, एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे। इनके द्वारा सूसा की राजधानी वही मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक शहर है सूसा, और उसकी राजधानी थी एलामिट से खोज निकाला। ठीक, तो समझ में आया कि यहाँ की जो कानून व्यवस्था थी वो एक लिखित संविधान के माध्यम से चलती थी। उस लिखित संविधान का जो निर्माण था, इसको तैयार कराया था हम्मुराबी ने। हम्मुराबी कौन था? हम्मुराबी एक शासक था, एक प्रतापी शासक था जिसने मेसोपोटामिया के एक दौर में मेसोपोटामिया के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर रखा था। उसने इस कोड का, इस संहिता का निर्माण करवाया था जिसमें 282 सिद्धांत थे। इसके अंतर्गत दंड विधान बहुत ही कड़ा था, यानी किसी भी अपराधी के साथ बिल्कुल भी विनम्रता न करने की हिदायत दी गई थी और उससे बहुत व्यवस्थित ढंग से निपटने की बात की गई थी, ताकि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति अपराधी बनने की इच्छा ना व्यक्त करे या अपराधी बनने का प्रयास ना करे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया वहां का कॉन्स्टिट्यूशन, वहां की संहिता, न्याय प्रक्रिया, न्याय व्यवस्था। अब फिर इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको देखिए, अच्छे से मेहनत से पढ़िएगा, नोट्स बनाइए, समझिए, और कोई दिक्कत हो तो पूछिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।